प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते ही हैं कि हम लोग इस समय शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण के स्तर के विभिन्न प्रतिमानों की बात कर रहे हैं, जिसमें आज का जो वीडियो का प्रकरण है, वीडियो का अंक है, उसका जो प्रकरण है वह है मॉरिसन का बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान। मॉरिसन्स मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे आप मॉरिसल बिग्गी का जो हमने पहला इससे संदर्भ में पहला वीडियो जो था उसमें आपने देखा होगा, तो उसमें आपको ज्ञात होगा इसे एक्सप्लेनेटरी लेवल कहते हैं। वे क्या नाम था, मॉरिसल बिग्गी महोदय, उसको क्या कहते हैं, उसे एक्सप्लेनेटरी या अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कहते हैं। तो यहाँ जो होता है पिछले स्तर में जो स्मृति स्तर था, स्मृति स्तर का मतलब जिसमें सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है, केवल तथ्य का ज्ञान होता है। अब इस स्तर पर समझ की बात होने लगती है कि समझ कैसे विकसित हो, समझ होनी चाहिए। कोई भी तथ्य आ गया तो उस तथ्य के संदर्भ में थोड़ी बहुत अब समझ की बात होनी चाहिए। दूसरा स्तर जो आता है अवबोध स्तर, एक्सप्लेनेटरी जो लेवल है, उसमें मॉरिसन का मॉडल द्रष्टव्य है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो जो मॉरिसन का यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये प्रतिमान के संदर्भ में आप जानते हैं कि फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम 4 अंग होते हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो क्या है कि अवबोध स्तर का शिक्षण जो होता है वह शिक्षण की द्वितीय अवस्था है। यह द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर अब पहली अवस्था वो कौन सी थी? पहली अवस्था स्मृति अवस्था थी। ये जो बोध स्तर है, यह बोध स्तर शिक्षण का द्वितीय स्तर है। और इस शिक्षण को सामान्य रूप से स्मृति स्तर के, आप जानते हैं स्मृति स्तर एक विचारहीन है, उसमें विचार की बात नहीं होती है। और जो चिंतन स्तर होता है, चिंतन स्तर में विचार की ही बात होती है। तो इस दोनों के मध्य की स्थिति है अवबोध स्तर, बोध स्तर होता है, जिसमें यहाँ जो विचारहीनता है उससे मुक्ति मिलती है और जो चिंतन, विमर्शी चिंतन स्तर है उसकी तरफ हम जाते हैं। इस स्तर पे जो शिक्षार्थी हैं उनको सामान्यीकरणों, सिद्धांतों, तथ्यों और जो उनके संबंध हैं उन संबंधों के बारे में बताया जाता है और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराई जाती है। उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराई जाती है कि मॉडल जो बनाया गया है उसी लिए बनाया गया कि जिससे उनका प्रत्यक्ष अनुभूति हो सके, यानी जो नियम को पहचान सकें, नियमों को समझ सकें, नियमों की अनुभूति कर सकें, नियमों को अनुप्रयोग में ला सकें, तथ्यों में संबंध देख सकें। जैसे आप देखें तो एक उदाहरण, एक चीज यहाँ आपको मैं समझाना चाहूंगा कि जो एक्सप्लेनेटरी है, यानी जो अवबोध एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो एक्सप्लेनेटरी यानी अवबोध शब्द की व्याख्या अमेरिकन कॉलेज का जो शब्दकोश है उसमें कहा गया कि इसका मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना, विचार करना, विचार ग्रहण करना, समझना, किसी वस्तु से पूर्ण रूप से परिचित होना और किसी वस्तु की विशेषता अथवा प्रकृति से परिचित होना। इतने अर्थ हैं। भाषा में किसी शब्द के अर्थ प्रयुक्त संदर्भ में समझना और किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से जानना अथवा ग्रहण करना। तो ये अवबोध की बातें हैं। तो अवबोध स्तर का जो शिक्षण का प्रतिमान क्या है, इसके प्रतिमान को जानने के पहले हमको जो इसके वर्गीकरण करने वाले हैं मॉरिसल बिग्गी, उनकी एक बात समझनी चाहिए कि बिग्गी ने अवबोध स्तर के शिक्षण के संदर्भ में कहा था कि अवबोध स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जो शिक्षार्थियों में सामान्य एवं विशेष अर्थात सिद्धांतों और नियमों के, तथ्यों के संबंध का ज्ञान कराने का प्रयास करता है और उन उपयोगों का विकास करता है जिसमें कि सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सके। इसका मूल जो उनका है अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था तो है एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज टीचिंग दैट सीक्स टू एक्वाइंट ए स्टूडेंट विद द रिलेशनशिप बिटवीन ए जनरलाइजेशन एंड पर्टिकुलर्स, आई बिटवीन प्रिंसिपल एंड सॉलिटरी फैक्ट्स, and that develops the uses to which the principle may be applied। तो यहाँ इस स्तर को, प्रतिमान को समझने के पहले हमने आपको इसके स्तर के बारे में भी थोड़ा बताया था, लेकिन यहाँ ये बातें जाननी चाहिए क्योंकि अवबोध स्तर अब विचार शून्यता से ऊपर उठ रहा है। यहाँ विचार शून्यता की बात नहीं आ रही है। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा क्योंकि यहाँ
जब सफल होता है तो यहाँ पर सफल होना तो एक अलग बात होती है, क्योंकि आप पिछले स्मृति स्तर के शिक्षण में आपने देखा तो वहां क्या था, वहां शिक्षण का स्तर वह पूरा होता है तो उसका केवल इतना ही तात्पर्य था, इतनी ही आशा करता है विद्यार्थियों से कि विद्यार्थी उन बातों को बता सकें, पहचान सकें, रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना। अब आइए बात करते हैं इस स्तर के प्रतिमान के पक्षों की। तो इसका प्रतिमान का जो पहला पक्ष है वह उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपके सामने दिख रहा है, मास्टरी, प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त करना। यहां पर लक्ष्य क्या है? जो भी प्रत्यय आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं अब उसमें मास्टरी चाहिए, उसका स्वामित्व प्राप्त करना। यानी जब तक किसी चीज का मास्टरी का मतलब होता है, मास्टर होने का मतलब स्वामित्व हो जाना, यानी उस बारे में आप पर्याप्त रूप से जानते हैं, तो ये स्वामित्व प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है। और इसकी संरचना क्या क्या है? इसकी संरचना जो है 5 सोपानों से है। आप जानते हैं कि जो स्मृति स्तर का शिक्षण का प्रतिमान था उसको बनाने वाले थे हर्बर्ट महोदय। हर्बर्ट महोदय के जो 5 पद थे, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ये 5 पद थे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के। तो यहां पर मॉरिसन ने हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली थी जिसमें PPCGA था, उस प्रणाली को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसको और उपयोगी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो उनके तुलना और संबंध की बात थी, जिसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन था, इस कंपैरिजन और एसोसिएशन को जो तीसरा स्टेप था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अवबोध वह अंतर्दृष्टि है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि सीखी हुई सामग्री को नई परिस्थितियों में कैसे प्रयोग में लाया जाए। जब तक आप किसी चीज को आप समझते नहीं है तब तक उसको नई परिस्थिति में कहां प्रयोग में लाएंगे इसको नहीं जान पाएंगे। जैसे ये मार्कर है, जब तक आपको इस मार्कर की समझ नहीं है, जिसको भी नहीं है, वह इस मार्कर का कहां प्रयोग होगा, वो केवल एक व्हाइट बोर्ड के अलावा और कहीं नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके अंदर समझ नहीं है, वो केवल अभी रटा हुआ है। तो जब समझ आ जाएगी तो वह दूसरी जगह उसका उपयोग कर लेगा। तो यहां पर मॉरिसन महोदय ने यहां पर क्या किया कि यह 5 सोपानों का यहां शिक्षण उन्होंने बताया कि पहला सोपान था अन्वेषण का। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन यानी खोज करना। सबसे पहले उसको खोज करने की बात होती है। मॉडल में जो फर्स्ट स्टेप है टीचिंग में, लेसन प्लान में, मॉरिसन का जब लेसन प्लान बनेगा तो उसमें सबसे पहले एक्सप्लोरेशन होगा, यानी खोजने की बात होगी कि वो कैसे खोजता है। और दूसरी बात होगी प्रेजेंटेशन की। जब वो खोजने के लिए तैयार होगा तब वहां से, अब ये भी काम शिक्षक ज्यादा करेगा, वैसी परिस्थितियां तैयार करेगा। जैसे आपने प्रोजेक्ट मेथड में पढ़ा है कि शिक्षक तैयार करता है परिस्थितियां, समस्यात्मक परिस्थिति तैयार करता है और उसके समाधान के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। तो वो प्रेजेंटेशन और अन्वेषण, ये 2 स्टेप हैं जिसमें शिक्षक ज्यादा सक्रिय रहता है, आगे आपको पता चलेगा। और जब प्रेजेंटेशन होगा, यानी जो चीजें पाठ्यवस्तु के रूप में है उसको जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा विद्यार्थियों के समक्ष, तो उसका अगला लक्ष्य है कि आत्मीकरण हो, एसिमिलेशन हो जाए। एसिमिलेशन का मतलब वह इस तरह से समझ जाए कि उसके खुद के अस्तित्व से रिश्ता बना ले, उसके अस्तित्व में आ जाए। दैट इज एसिमिलेशन, आत्मीकरण। आत्म मतलब आप स्वयं, आत्मीकरण यानी जो बातें आप सीख रहे हैं उसको अपने में समाहित कर लें, तो दैट इज एसिमिलेशन। और तीसरा है, चौथा इसका स्टेप है व्यवस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? जो चीजें आपने देखा है, इन्वेषण, प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है स्टेप बाय स्टेप, इस स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया को अन्वेषण हुआ पहले, उसके बाद प्रस्तुतिकरण हुआ, प्रस्तुतिकरण के बाद क्या हो रहा है? प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण हो रहा है, आत्मीकरण यानी एसिमिलेशन हो रहा है, एसिमिलेशन के बाद क्या हो रहा है? एसिमिलेशन के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, प्रस्तुतिकरण में जा रहे हैं।
एसिमिलेशन के बाद आप प्रस्तुतिकरण में जा रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण एसिमिलेशन के बाद आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, यानी जो तथ्य आपने सीखा है, समझा है, उसका आप संगठन कर रहे हैं, एक रूप में रखते हैं। जैसे आपने संज्ञा सिखाया, तो संज्ञा क्या है, नाम बहुत सारे दिए गए, उसमें से खोजा गया अलग अलग क्या क्या है, तो प्रेजेंट किया शिक्षक ने, फिर उसको एसिमिलेट करता है विद्यार्थी कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो जब एसिमिलेशन हो गया तो अन्वेषण के बाद प्रेजेंटेशन के बाद वह एसिमिलेशन में जाएगा, एसिमिलेशन के बाद ही वह संगठन के रूप में बनेगा। जो तथ्य बालक समझ रहा है, अधिगमकर्ता समझ रहा है, तब उन तथ्यों का एसिमिलेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा तो उसको रिसाइट किया जाएगा, अभिव्यक्तिकरण होने लगेगा। अभिव्यक्तिकरण का मतलब जो विद्यार्थी ने सीखा है, समझा है, उसको अब वह अपने शब्दों में प्रेजेंट कर सकता है। वह अब क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा। अब इसके बाद हम इस प्रतिमान के तीसरे पक्ष की बात करें तो यह तीसरा पक्ष है सामाजिक प्रणाली, यानी सोशल सिस्टम। कोई भी सिस्टम कैसे चलेगा, वह एक सोशल होगा। शिक्षक छात्र मिलते हैं, कक्षा बनती है, अंतःक्रिया होती है, तो ये बिना सामाजिक प्रणाली के नहीं संभव है। तो यहाँ पर जो सामाजिक प्रणाली बनती है, इसमें देखा जाता है कि शिक्षक और छात्र की कैसी भूमिकाएं चल रही हैं। तो इसमें शिक्षक का व्यवहार आप जानते हैं नियंत्रक का होता है, क्योंकि ये शिक्षक अन्वेषण के लिए परिस्थितियां तैयार करेगा, प्रस्तुत करेगा। एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और अभिव्यक्तिकरण में विद्यार्थी तीनों बराबर रूप से सक्रिय हो जाते हैं। तो शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। यहां शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। छात्र अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं, तीसरी बात है। उसमें आप देखे थे स्मृति स्तर में, उसमें छात्र अपने विचार नहीं कर सकते थे। और चौथी बात इसमें है कि बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की प्रेरणा यहाँ उपयोगी होती है। इसमें प्रेरणा का जो स्वरूप होता है, बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा दोनों का उपयोग होता है। और जो सामाजिक प्रणाली है, इस सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत यह तय किया गया कि प्रथम दो सोपान यानी अन्वेषण और प्रेजेंटेशन में शिक्षक अधिक सक्रिय रहेगा, और अंतिम तीनों सोपान में आत्मीकरण, व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण में शिक्षक और छात्र दोनों ही अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। बात समझ रहे होंगे? तो आपको समझ में आ जाएगा कि अन्वेषण के लिए परिस्थितियां शिक्षक तैयार करता है, प्रस्तुतिकरण शिक्षक करता है। तो पहले और दूसरे जो लेसन प्लान का जो स्टेप है, पाठ्य योजना का, शिक्षण का, तो उसमें शिक्षक पहले और दूसरे में अधिक सक्रिय रहेगा। लेकिन तीसरे, चौथे और पांचवें में दोनों शिक्षक और छात्र दोनों को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। शिक्षक चाहेगा कि छात्र ज्यादा से ज्यादा समझे और छात्र भी चाहेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा समझे। तो दोनों एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो प्रत्यय है उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाए। तो पहले दूसरे में अन्वेषण करने में और प्रस्तुतिकरण करने में शिक्षक अधिक सक्रिय है, लेकिन उसके बाद आत्मीकरण, व्यवस्थापन और अभिव्यक्तिकरण, इन तीनों पदों में शिक्षक और छात्र दोनों ही अधिक सक्रिय हो जाते हैं। अब ये तो हो गई बात सामाजिक प्रणाली की। अब मॉरिसन का जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान है, उसमें हम देखें तो इसका मूल्यांकन प्रणाली क्या कहता है, इसकी मूल्यांकन प्रणाली क्या कहती है, यानी सपोर्ट सिस्टम क्या कहता है। तो सपोर्ट सिस्टम, इसका जो मूल्यांकन प्रणाली वो कहता है कि आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा हो सकती है, मौखिक परीक्षा हो सकती है, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि जैसे प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त किया कि नहीं किया, किस तरह का प्रत्यय है, कैसे आप जान लेंगे प्रत्यय के स्वामित्व को प्राप्ति हुई कि नहीं हुई है। इस स्वामित्व को जानने के लिए प्रत्यय की प्रकृति के अनुसार जो भी मूल्यांकन प्रविधि उचित हो, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वह लिखित हो, चाहे वह निबंधात्मक हो, चाहे वह वस्तुनिष्ठ हो, किसी भी मूल्यांकन विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो के इस अंक में मॉरिसन के बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान को देखा, समझा, जाना। अब जो कुछ भी बातें ना समझ में आए, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप आइए, संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।